बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2023 के क्वेश्चंस और आज का हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक फेयर डाइस को आपने थ्रो किया है और उस पे जो नंबर आया वो n है और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन है। तो इन सारी इक्वेशन को यदि मैं ध्यान से देखता हूं तो n इक्वल्स टू 2 होने पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सेम हो जाएंगे और n इक्वल्स टू 3 होने पे फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन सेम हो जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। और बच्चों यदि n का वैल्यू 2 और 3 से कुछ अलग हुआ तो फिर यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। सो यूनिक सॉल्यूशन के लिए n का वैल्यू 2 और 3 नहीं होना चाहिए। सो n का वैल्यू होना चाहिए 1, 4, 5 और 6। सो यूनिक सॉल्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, मैंने डाइस को थ्रू किया था, डाइस पे जो टोटल वेज होते हैं वो 6 होते हैं और यहां हमारे फेवरेबल वेज 4 है तो प्रोबेबिलिटी हुआ 4/6। और क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है k/6, k/6 गिवन है बच्चों। सो k का वैल्यू आ गया बच्चों यहां से 4, तो k का वैल्यू बच्चों 4 आ गया है। और n के पॉसिबल वैल्यू ये देखो यहां लिखे हुए हैं, इन सब का चाहिए मुझे सम, तो सम क्या आ जाएगा जी, k का वैल्यू 4 और n के पॉसिबल वैल्यूज 1, 4, 5 और 6 और इन सबको यदि मैं ऐड कर दूंगा तो ये आ जाने वाला है बच्चों 20। सो आंसर आ गया 20। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक सैंपल स्पेस है भी और A उस सैंपल स्पेस का सबसेट है। यहां इसमें 1 भी होगा, ये है जी पूरा। इसमें कहा है PA इक्वल्स टू 0 देन A इक्वल्स टू 5। बिल्कुल करेक्ट है जी। जब हमारा कोई एम्प्टी इवेंट होता है उसका प्रोबेबिलिटी 0 आता है, इम्पॉसिबल इवेंट जिसको आप कहते हैं। और यदि मेरा ये इवेंट सैंपल स्पेस के इक्वल हो गया तो ये श्योर इवेंट बन जाएगा और इसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। एम्प्टी आपका इवेंट होगा मतलब इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी 0 होता है और श्योर इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी 1 होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है देख के। कहा है लेट m बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स व्हेन देयर सम इज 66। बच्चों हम जानते हैं कि दो नंबर्स का यदि सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों इक्वल होंगे। तो दोनों वैल्यू 33 होंगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। सो प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 33 इंटू 33 बच्चों। अब बच्चों इससे आगे क्या है रे, अब ये देखो यहां कुछ गिवन है, ये सेट गिवन है S, इसमें लिखा है x इंटू 66 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/9 इंटू m और m का वैल्यू 33 इंटू 33। तो इस इनइक्वालिटी को अभी मुझे करना है बच्चों सॉल्व। तो आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 66x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। बच्चों इस 9 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो यहां बच जाएगा 11 स्क्वायर। तो 5 इंटू 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर मुझे मान लो पता नहीं है, मैंने 11 इंटू 11 ही लिख दिया है। मैं आपको सलाह देता हूं फालतू में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़े तभी कैलकुलेशन करनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 66x सबको एक साइड कर रहा हूं और प्लस 55 इंटू 11 लेस देन इक्वल्स टू 0 सबको मैं राइट साइड में ले गया हूं। अब देखो बहुत ही इजीली इसके फैक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस करके 66 आए और मल्टीप्लाई करके 11 इंटू 55 आए और ये तो यही दोनों नंबर हैं। सो यहां इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 11 और x माइनस 55। सो x का वैल्यू यहां से आ गया बच्चों 11 से 55। पता है रे बच्चों 11 से 55 तक कितने नंबर्स होते हैं, 55 अभी 5 रह गया था, 11 से 55। तो 11 से 55 तक कितने नंबर होंगे बच्चों, सोचो रे काउंट करके कितने आएंगे। यदि किसी ने 45 सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है और 44 सोचा है तो गलत सोचा है।
उसके बाद सेट ए मेरे पास है, सेट ए में कहा है x इज मल्टीपल ऑफ 3 और जो x है वो इस सेट को बिलोंग करता है। तो बेसिकली मुझे सेट ए में क्या क्या बताना है, मुझे वो सारे नंबर्स बताने हैं जो 11 से 55 के बीच में हैं और वो 3 के मल्टीपल हैं। तो ऐसे तो बहुत आराम से बता सकता हूं, जैसे 12, 15 से लेके 54 तक, इन्हें भी काउंट कर लोगे भाई, इन्हें काउंट करके देखो बच्चों कितना आ जाने वाला होगा, मुझे लग रहा है 15 आ जाएगा। ऐसे काउंट करते रहे, ध्यान से देखो, ये है 4 इंटू 3 और ये पता है क्या है, ये है 18 इंटू 3। तो 4 से लेके 18 तक 15 नंबर्स होते हैं। सो एन ए का वैल्यू आ गया है 15। तो एन एस 45 है, एन ए 15 है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एन ए अपॉन एन एस, तो आ गया 1/3। तो 1/3 बच्चों आंसर होगा। ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Let n be the sum of numbers appeared when two fair dice are rolled and let the probability that this are in GP। तो GP में दिया है, जो GP से कहानी चालू करता हूं भाई। GP का कंडीशन में पता है b स्क्वायर इक्वल्स टू AC, तो b स्क्वायर हो गया 3n स्क्वायर और AC मतलब n प्लस 2 इंटू n माइनस 2, ये हो गया n स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, रूट पूरे पे लगा था भाई, मुझे लगा रूट पूरे पे नहीं है, रूट पूरे पे लगा इसलिए n स्क्वायर नहीं n ही आएगा। तो बच्चों ये बन गया n स्क्वायर माइनस 3n और माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहां से बच्चों फैक्टर हो जाएंगे n प्लस 1 और n माइनस 4। तो यहां से n के दो वैल्यू बच्चों आ रहे हैं, -1 और 4। लेकिन n क्या था, n उन नंबर्स का सम है जो डाइस पे आएंगे। तो डाइस पे जो नंबर आते हैं वो तो नेचुरल नंबर होते हैं, तो उनका सम -1 तो आ ही नहीं सकता, 4 ही आ सकता है। आप बच्चों बताओ सम 4 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सम 4 आने के देखो कुल मिला के कितने तरीके होते हैं, यहां मैं लिख लेता हूं 1 3, 3 1 और 2 2, ये 3 तरीके होते हैं। तो सम 4 आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 3/36, या मैं इसको लिख सकता हूं 4/48। ये मुझे दिया था k/48, सो k का वैल्यू आ गया है 4। तो k का वैल्यू बच्चों 4 आ गया है। सेकंड वाला ऑप्शन मेरा एकदम से करेक्ट हो गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं बच्चों। ये देखिएगा, क्वेश्चन में कहा है 25% ऑफ द पॉपुलेशन आर स्मोकर। तो कोई आदमी स्मोकर होगा, इस बात का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और वो स्मोकर नहीं होगा, इस बात का प्रोबेबिलिटी 3/4 है। आप बच्चों देखिए आगे क्या कहा गया है, ए स्मोकर हैज 27 टाइम्स मोर चांसेस टू डेवलप लंग कैंसर। तो स्मोकर को कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो नॉन स्मोकर से 25 टाइम्स हैं। इसका मतलब स्मोकर को कैंसर होगा, स्मोकर है उसको कैंसर होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 27/28 है। मतलब यदि मैं 28 लोग लूंगा तो उनमें से 27 स्मोकर होंगे और एक नॉन स्मोकर होगा जिनको कैंसर हुआ हो, और नॉन स्मोकर को कैंसर हो, इस बात का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/28 बच्चों। अब क्या कहा गया है, ए पर्सन इज डायग्नोज्ड with the lung cancer and the probability that this person is smoker is k/10। तो अब भाई इसमें तो सीधे सीधे क्या लगने वाला है, बेस थ्योरम लगने वाला है। इसमें कहा गया है कि भाई कैंसर तो है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्मोकर था। तो इसमें हमारे जो टोटल वेज है, टोटल वेज तो 2 बनेंगे, स्मोकर हो और स्मोकर को कैंसर हो, या तो स्मोकर ना हो और स्मोकर नहीं होने के बाद भी उसको कैंसर हो, और हमारा फेवरेबल कौन है, स्मोकर वाला। तो बस इसमें यहां वैल्यूज पुट कर देने हैं भाई। डिनोमिनेटर तो सबके सेम ही आ जाएंगे, तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूं। तो बाकी यहां पर बचेगा 1 × 27, नीचे 1 × 27 प्लस 3 × 1, ऐसा बच्चों आ जाएगा। और ये वैल्यू मुझे लग रहा है 27/30 मतलब 9/10 बच्चों आ गया है। सो k का वैल्यू होगा 9। तो देखो ये भी इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली बेस थ्योरम का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसकी खूब प्रैक्टिस की होती है बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। कहा है
15 football players of a club team are given 15 t-shirt with their names written on the back side. If the players pick up the t-shirt randomly, then the probability that at least 3 players pick the correct t-shirt. सबसे पहले तो बच्चों में टोटल वेज देख लेता हूं, टोटल वेज कितने होंगे। टोटल वेज की क्या कहानी है? टोटल वेज की बात यह है कि 15 लॉग हैं, मतलब 15 प्लेयर्स हैं और 15 टी शर्ट्स हैं, तो अरेंज करने के जो वेज होंगे वो 15 फैक्टोरियल होंगे। अब बात करता हूं फेवरेबल वेज की। तो फेवरेबल वेज में आप देखिएगा बच्चों क्या कहते हैं, कहा एटलीस्ट 3 को करेक्ट टी शर्ट मिलनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, 15 में से कोई 3 सिलेक्ट करता हूं और उनको उनकी ही टी शर्ट दे देता हूं। तो सबकी टी शर्ट फिक्स होगी, तो इसलिए उनको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा। बाकी जो 12 लोग बचे वो अपने सही भी ले सकते हैं और किसी और की भी ले सकते हैं, तो उनको टोटल 12 फैक्टोरियल तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ गया 15c3। 15c3 होता है बच्चों 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल और इंटू 12 फैक्टोरियल। ये फेवरेबल वेज है मेरे, और अपॉन टोटल वेज 15 फैक्टोरियल। तो 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 1/3 फैक्टोरियल मीन्स 1/6 हमारा बचेगा। तो ये थर्ड वाला आ गया जी करेक्ट आंसर।